हमारे बीच वरिष्ठ नेता आ चुके हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए हरीश रावत जी के लिए, जो उत्तराखंड के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। अभी भी वो इतने एक्टिव हैं, वो सब देखते हैं कि हर मुद्दे को उठाते हैं। वो खुद अनशन पर भी बैठ जाते हैं। 2014 से 2017 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने पहाड़, किसान, पर्यटन, गढ़वाल कुमाऊं संतुलन पर काम किया, जबकि विरोधी कई बार उनके फैसलों पर को लेकर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में बहुत चुनौतियां रहीं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हरीश रावत जी को। प्लीज़ मंच पर आएँ सर। और जी मीडिया ग्रुप के CEO रक्तिम दास सर को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कि स्वागत करें हरीश रावत जी का। तो मैं जो जिक्र कर रही थी, उनके साथ उनके कार्यकाल में बहुत चुनौतियां रहीं। 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जब मुख्यमंत्री बने, तब राज्य में पुनर्निर्माण बहुत बड़ा मुद्दा था। उसको उन्होंने कोशिश की उस कार्यकाल में सही करने की। सड़क, यात्रा मार्ग की मरम्मत, पर्यटन दोबारा शुरू कराने की कोशिश। इसके अलावा गढ़वाल कुमाऊं और पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका फोकस रहा। किसानों और गन्ना किसानों के मुद्दे भी रहे, और पर्यटन और संस्कृति, ये तमाम मुद्दे रहे, जिसको लेकर अब चलिए अब आगे भी चर्चा को बढ़ाते हैं। उनसे सवाल जवाब करेंगे। मैं अपने सहयोगी कुंदन को बुलाना चाहूँगी, आए और शुरू करते हैं ये अगला पैनल। तो रोजगार और स्थानीय मुद्दे भी रहे, कई मुद्दे रहे जिन पर वो लगातार बोलते भी अभी भी आ रहे हैं। विपक्ष पर लगातार वो जिस तरीके से वो भूमिका निभाते आए हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए पैनल को आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। कुंदन जी। शुक्रिया दीपाली। हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए। और यहाँ पर मौजूद लोग और जो हमारे दर्शक टीवी पर देख रहे हैं, हरीश रावत जी इस उम्र में सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए उधम सिंह नगर से बहुत तेज़ी के साथ आप आए हैं वक्त पर पहुँचने के लिए। वक्त भी पाबंद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं कुछ पहले पहुँच जाता, सरकार की कृपा से ये दोनों तरीके के जाम लगा देते हैं, सड़क का भी जाम और दूसरे जाम भी जो है, तो इनके जाम में फंस गए हम। वो हवा में भी जाम लगा देती है शायद। 1.5-2 घंटा है, इनकी जाम की कृपा से विलम्ब हो गया मार्ग में। रावत जी, आप कह रहे हैं कि भाई सड़क पर जाम, हवा में भी जाम लगा देती है आजकल सरकार। हाँ, आपने कहा ये सरकार का हाथ बड़ा लंबा है। चूंकि अब जाम का जिक्र हो गया, तो आपने कहा कि राहुल गांधी का दौरा अधूरा रह गया, इस पर आपने सवाल उठाए। तो पहले इसकी बात कर लेता। मैं वैसे इसकी चर्चा बाद में करना चाह रहा था, क्योंकि आपने जाम का जिक्र कर दिया, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये जानबूझकर हुआ? जी, राहुल गांधी का दौरा अधूरा रह गया, पंतनगर से वो लौट गए, क्या ये जानबूझ करके हुआ? देखिए, मौसम किसी के हाथ में नहीं होता, मगर इसमें केवल मौसम ही प्लेयर नहीं रहा, क्योंकि अल्टरनेट रूट थे और उन पर हवाई सेवाएं चल भी रही थी। हल्द्वानी से अल्मोड़ा एक नहीं बल्कि 3-4 फ्लाइट्स आई, और देहरादून से अल्मोड़ा भी गई। जो रूट प्लान दिया गया पायलट को, वो ऐसा रूट प्लान दिया गया जिसमें ऊपर घने बादल लगे हुए थे। यदि उनको ये बताया जाता कि एक साइड रूट प्लान भी है तो वहाँ से जाओ, तो ये गाइड करने का काम जो है DGCA का था। तो DGCA ने जो नियंत्रण करता है पूरे एयर स्पेस पर, उन्होंने ठीक तरीके से गाइड नहीं किया पायलट को, और इसलिए राहुल गांधी जी अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए। वो पहुंचना चाहते थे और इरादा था, इसीलिए उन्होंने फिर पंतनगर से अल्मोड़ा की गैदरिंग को जो है माइक पर एड्रेस किया, मोबाइल पर एड्रेस किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ अभी इस मंच पर थे, उन्होंने कहा कि उनका अगर दौरा पूरा हो जाता तो हमें कुछ ज़्यादा फायदा होता, उन्हें उनका नुकसान हो गया, वो कह रहे हैं, और आप कुछ और आरोप लगा रहे हैं। हाँ, इसीलिए भाजपा को 10 लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी के आने से पहले से लेकर के अभी ये 2 दिन ज़्यादा, 2-3 करीब 48 घंटे हो रहे हैं। इन 48 घंटों में भाजपा के जितने टॉप प्लेयर से लेकर के छोटे प्लेयर तक सब राहुल गांधी जी का जाप करने में लगे हुए हैं।
और सब कुछ न कुछ कहने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी का दौरा मैटर करता था और भाजपा जो है उससे घबराई हुई थी और कुछ उन्होंने राहत की सांस भी ली। लेकिन जो जनता में ये धारणा फैल गई कि राहुल गांधी का दौरा सरकार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ऐसी कंडीशन पैदा की कि राहुल गांधी जी जो है न अल्मोड़ा पहुंच पाए न पौड़ी पहुंच पाए। और सत्यता भी ये है, जिस तरीके से लोग उमड़ घुमड़ करके आए, मैं बहुत सालों से पब्लिक लाइफ पर हूँ, लेकिन लोगों को इतने खुशनुमा वातावरण में इतने जोश के साथ दमाओं, ढोल, नगाड़ों के साथ, अपने वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते सभा स्थल तक आते, मैंने बहुत समय बाद देखा। तो ये जिस तरीके का माहौल था, चाहे वो अल्मोड़ा में हो या पौड़ी में हो, ये माहौल तब बनता है जब जनता की भावना परिवर्तन की बन जाती है, बदलाव की बन जाती है। और ये भावना जो पौड़ी का संदेश है, जो अल्मोड़ा का संदेश है, वो बदलाव का संदेश है। और इसलिए सत्तारूढ़ दल को जो है सावधान हो जाना चाहिए, बल्कि उनके जो तालीबाज भी हैं उनको भी सावधान हो जाना चाहिए कि शायद अब ताली बजाने का अवसर उनके लिए नहीं आ रहा है, विपक्ष के लिए आ रहा है। हरीश रावत जी, आपकी तो आला कमान से राहुल गांधी से भी अच्छी बनती है, दोबारा कार्यक्रम कर लीजिए, दोबारा बुला लीजिए। कहा है, राहुल जी ने स्वयं कहा है, उन्होंने कहा है मैं जल्दी देख करके कार्यक्रम क्या और यहाँ के मौसम की परिस्थितियाँ देख करके फिर आऊँगा। और आपके तो उन्होंने कहा कि मैं और लंबे समय तक आपके साथ रहूँगा, क्योंकि उनको भी आभास हो गया कि कहीं न कहीं कुछ खेल हुआ है। और इस आभास ने उनको और दृढ़ निश्चयी बना दिया है। और मुझे उम्मीद है कि पहले उन्होंने 2 दिन का कार्यक्रम बनाया था, शायद अब जो है 2.5-3 दिन का कार्यक्रम जो है उत्तराखंड का बनेगा। लेकिन हरीश रावत जी, क्या वजह है जो कांग्रेस में इतना बिखराव देखने को मिल रहा है? आप शुरुआत से मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी मुद्दा होता है, मैंने जिक्र भी किया कि आप हमेशा हर जगह दिखते हैं, चाहे आप कभी उपवास पर हो जाते हैं, कभी फल पे ही उपवास रख लेते हैं, फिर भी। और कांग्रेस में बाकी कार्यकर्ताओं में इतना बिखराव, क्या वजह मानते हैं इसके कहीं पीछे? कोई बिखराव नहीं है। यदि आप अल्मोड़ा होती और अल्मोड़ा की जरा सा शॉर्ट्स मंगा लीजिए, पिक्चर मंगा लीजिए, रैंक एंड फाइल के स्तर पर भी और लीडरशिप के स्तर पर भी एक परफेक्ट यूनिटी, एक पूर्ण एकता दिखाई दी है। जब चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों के समय ही तो सब एक होते हैं। तो इस समय हमारे सामने जो बदलाव की भावना है उसको पूर्ण करने की चुनौती है। हम नहीं चाहते कि 2022 की तरीके से कहीं कोई गलती रह जाए, चूक रह जाए, हम उसको दूर करना चाहते हैं। इसलिए 2027 के लिए हर आदमी अपनी तरफ से एक कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई कमी न रह जाए, मेरी ओर से कोई कमी न रह जाए। तो ये जो भावना है ये कांग्रेस के लिए शुभ है और राज्य के लिए भी शुभ है, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। बदलाव में ही प्रकृति की शक्ति भी है और बदलाव में ही जनता का कल्याण भी है। हरीश रावत जी, ढोल के साथ आपको कई बार देखा गया, लेकिन ढोल को लेकर के आपने हाल में बयान दिया, आपका जो बयान है उसके मायने मतलब यहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ढोल तो हमारे वहाँ ईश्वर को जागृत करने का, जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं उनको जागृत करने का एक माध्यम है ढोल, जागर है। तो मैंने कहा है कि लोगों ने मुझसे पूछा कि आपकी भूमिका क्या रहेगी, मैंने कहा मेरी भूमिका ढोल बजाने की रहेगी, लोगों को जागर लगाने की रहेगी, ताकि जो जनता रूपी देवता है वो नाचे और वो जो है बदलाव को आशीर्वाद दे। तो उसके लिए मैं ढोल बजाने का काम करूँगा। तो अपनी भूमिका अब मैंने समझा दिया ना। बिल्कुल, बहुत कम शब्दों में रावत जी ने समझा दिया कि आखिर ढोल के मायने मतलब उनके शब्दों में क्या था। हरीश रावत जी, 2027 के चुनाव में खुद की अहमियत, आपके एक्सपीरियंस को, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर हो, अपनी उपयोगिता पार्टी के लिए क्या देखते हैं आप? एक ढोल बजाने वाले की सबसे बड़ी उपयोगिता होती है उसको आगे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि वो जब ढोल बजाएगा तभी तो दूसरे लोग नाचेंगे।
तो मैं ढोल बजाने की भूमिका मैंने अपने ऊपर ले ली है, ताकि जो है मेरे सहयोगी साथी जो है नाचें और एक जागर लगे, बातें आगे बढ़े। लेकिन हरीश जी, अभी आप बोल रहे हैं आप जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कई ऐसी खबर भी हैं, बीजेपी के कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो उनके संपर्क में हैं और लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि भाजपा के पास अपनी ताकत नहीं रह गई और इसलिए वो दूसरी जगह पोचिंग कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास गड़बड़ाया हुआ है और इस भरोसे है कि कुछ जो है उधर से निकल आएंगे, वो हमारी तरफ आ जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ दल को कभी भी विपक्ष को में तोड़फोड़ पैदा करने का काम नहीं करना चाहिए। जब आप तोड़फोड़ पैदा करने का काम करते हैं तो आप अपना सत्तारूढ़ होने का धर्म, उस कर्तव्य से च्युत होते हैं, उसके विपरीत जाते हैं और हरीश जी, आप जिस वो आइडियोलॉजी लोकतंत्र के हित में नहीं होता है। देखिए, आप क्यों तोड़ना चाहते हैं दूसरी पार्टियों को? आप किस चीज़ के प्रलोभन पर उसको तोड़ना चाहते हैं? आप कहीं न कहीं उसमें धन का प्रयोग करते हैं। अब तो यहाँ एक नया प्रयोग हो गया है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और जितनी एजेंसीज हैं सरकारी, उनका दुरुपयोग करके आप तोड़ना चाहते हैं। आप छोटे कार्यकर्ताओं तक में इसका उपयोग करने लगे हैं कि पुलिस के एसपी और पुलिस की ताकत का। तो ये तरीका ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ तरीका नहीं है। सत्तारूढ़ दल को स्वस्थ परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए और मैं ये देख रहा हूँ कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अस्वस्थ और गलत परंपराओं को केवल ना आगे बढ़ाता है बल्कि उनका ढोल पीटने का काम भी करता है। अपनी पीठ खुद ही सब थपथपा करके कहते हैं कि हम तो ये बहादुरी का काम कर रहे हैं। ये बहादुरी का काम नहीं है। आप अपने अंदर के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपको सत्ता तक लेकर के आए हैं, आप उन कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वर्षों आपके संगठन की सेवा करने का काम किया है, आप उन पर अविश्वास कर रहे हैं। हरीश रावत जी, चूंकि आप उनकी कीमत पर तोड़फोड़ करना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी कीमत पर जो नए लोग आ रहे हैं उनको उपकृत करना चाहते हैं। तो ये जो उनकी कमाई है, जिस कमाई के बल पर आप सत्ता में आए हैं, आप उस कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग करिए, वो ताकत अपने पुराने कार्यकर्ताओं को देने का काम करिए, बल्कि जो ये नए नवेले हैं उनको आप वो ताकत दे करके आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। आपने कभी जरा सा भाजपा के पुराने कार्यकर्ता, बल्कि जो संघी कार्यकर्ता हैं, जब उनसे पूछ करके देखिए तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। हरीश रावत जी, ठीक है, वो तो कार्यकर्ता समझ रहे। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आप जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, चूंकि आप 4-5 दशक से सियासत कर रहे हैं, ये क्या इस आइडियोलॉजी से कांग्रेस को नुकसान नहीं हो रहा है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं, जिस वजह से भी जा रहे हैं, वो आपने बताया, वो वजह भी हो सकती है और कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन वो जीत भी रहे हैं। जो आपकी पार्टी छोड़ करके जा रही है, यानी कि जनता का विश्वास उनके अंदर है, तो इसे कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों को? देखिए, यदि किसी के विचारों में परिवर्तन हो रहा है तो उसको खुल करके अपनी बात कहनी चाहिए कि मैं अमुक विचार परिवर्तन के कारण अमुक दल के अंदर जा रहा हूं। कोई सैद्धांतिक प्रश्न पर जाए, कोई बहुत ऐसे मान अपमान के प्रश्न पर जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं। मगर जब आप किसी पद प्रलोभन के आधार पर जाते हैं या किसी तरीके से आपको कोर्स किया जाता है कि साहब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपसे कह दिया जाए कि साहब या तो इधर आइए, नहीं तो आपका ये बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, आपका ये धंधा बंद हो जाएगा, या आपके फलां व्यक्ति का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या आपको फलां तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाएगा। आप इन प्रताड़नाओं के बल पर जब दूसरी पार्टियों से कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम करते हैं तो ये जो है
बैड प्रैक्टिस है। रावत जी, देखिए, कांग्रेस राजनीति के के कार्यकर्ता तो राजनीति के अंग्रेजों से अंदर डर गए। राजनीति के अंदर कांग्रेस के लोग हर तो अंग्रेजों player- से डर गए। लोकतंत्र में हर प्लेयर को स्वस्थ तरीके से खेल खेलना चाहिए, स्वस्थ तरीके से। यदि जो ट्रॉफी होल्डर है, मतलब जो विजेता है, जो सत्तारूढ़ दल है, वही गलत खेल खेलने लग जाएगा तो खेल तो अपने आप में गड़बड़ा जाएगा, पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा, पूरा लोकतंत्र गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आज देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपराएं कमज़ोर हो रही हैं। स्वस्थ डिबेट का कई लोगों के विचारों में पार्टी में नहीं बनते हैं, बहुत दिनों तक बातें आती हैं, आदान प्रदान होता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी पार्टी अमुक पार्टी के अंदर नहीं बन रही है, अब मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा, खुल करके कहते हैं। इसमें तो चोरी से होता है रातों रात। हमारे मामले में तो एक व्यक्ति ने अपना बजट पेश किया, उसको डिफेंड किया 2 घंटा पहले, और 2 घंटे के अंदर उसका विचार परिवर्तित हो गया। एक आध 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ लंच किया, एक आध ने कहा ब्लड इज या वाटर इज थिनर देन ब्लड, या क्या कुछ जुमला कहा है? लेकिन अंत में मैंने देखा 3 घंटे के बाद वो दूसरी तरफ जा कर के खड़े हो गए। तो क्या प्रलोभन ऐसा था जिसके कारण 3 घंटे के अंदर आपकी राय बदल गई? जो कहते थे कि जो है आपकी सरकार चलती रही है? आपकी सरकार चलती रही तमाम अड़चनों के बावजूद। मैं तो केवल आपको उदाहरण बता रहा हूँ, वो तो अब अतीत है, वो बहुत पुराना इतिहास हो गया, बहुत सारे बदलाव उसके बाद आ गए। लेकिन ये इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, जो किसी प्रलोभन के कारण होते हैं, वो परिवर्तन लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। वैचारिक परिवर्तन लोकतंत्र को ताकत देते हैं। यहाँ वैचारिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ शक्ति के आधार पर या प्रलोभन के आधार पर परिवर्तन लाए जा रहे हैं। ये परिवर्तन देश के लिए खतरनाक हैं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं, और स्वयं सत्तारूढ़ दल के लिए भी खतरनाक हैं। एक दिन आएगा जब यही ताकतें जिनको वो तोड़ करके ले जा रही हैं, और कुछ और ताकतों के साथ जो है सत्तारूढ़ दल को कमज़ोर करने का काम करेंगे, जो आज दूसरों के साथ कर रहे हैं। ऐसा भी समय आ सकता है कि आप स्वयं इस तरीके का खेल उनके साथ होते देखेंगे। लेकिन हरीश रावत जी, ये आरोप तो यही लगते हैं, वो तो आरोप क्या, ये जो सत्ता पक्ष है वो तो ये कह रहे हैं हम काम ही ऐसा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पलायन हमने रोक दिया, रोजगार हमने दे दिया, तस्वीर हमने बदल दी, हमारा जो विचार है वो लोगों को भा रहा है, और इसी वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम दूसरे दल के अंदर कोई व्यक्ति है और वो उस काम को सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज कर रहा है, और एक उसके आधार पर एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बन रहा है, तो उस तरीके के परिवर्तन पहले भी होते रहे। ऐसा नहीं है कि पहले ही इस तरीके के कोई दल परिवर्तन आज ही हो रहे हैं, पहले भी दल परिवर्तन हुए। लेकिन आज जो दल परिवर्तन हो रहे हैं उनके पीछे यदि आप जाएं, मैं व्यक्तिगत आदर के कारण लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, लोग जो है प्रलोभन के कारण गए हैं, और या दबाव के कारण गए हैं। कोई अपने व्यवसाय को बचाने के लिए गया है, कोई अपने रिश्तेदार के ट्रांसफ़र आदि के दबाव को बचाने के लिए गया है, कोई किसी दबाव को बचाने के लिए गया है। हरीश रावत, ये आपकी बहुत खासियत है, ये तरीका है, ये घातक है। सियासी मर्यादा जो है हरीश रावत अभी भी बनाए रखे हैं। जो दूसरे दल में चले गए उनके लिए भी सियासी मर्यादा आपने बनाए रखी है। बहुत अभी के दौर की सियासत ऐसी। मेरा एक अगला सवाल है सर, कि आप 2027 में क्या मार्गदर्शक के तौर पर ही रहेंगे, या आपने पहले जवाब दे दिया ढोल की? मैं वहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे? मैंने ये बातें आपसे इसलिए कही
आपने लिखा है ना समृद्धि संवाद, तो एक राजनीतिक दल के अंदर स्वस्थ परंपराएं आए राज्य के अंदर, ये भी राज्य के स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए अच्छा है। तो इसलिए मैंने इतनी बातें जो है आपके सामने कही। इसका कोई वो न लिया जाए, मतलब इसको अन्यथा न लिया जाए। अब रहा सवाल, आपने मेरी भूमिका की बात कही जी। मैं जागते रहो की भूमिका मैं अपने को पाता हूँ, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में अपने अनुभवों के साथ मैं बहुत सारी बातें कहता हूँ जो सत्तारूढ़ दल के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं, जो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन मैं बिना इस बात की परवाह किए बिना वो किसके लिए उपयोगी हो रहे हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ और लगभग प्रतिदिन कहता हूँ। मैंने अपनी भूमिका अपने तरीके से निर्धारित कर रखी है। हाँ, अपने दल के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर मैं जो है ये चाहूँगा कि मैं अपने लोगों को उत्साहित करूँ, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में उत्साह पैदा करना बहुत आवश्यक होता है और मैं अपने साथियों को उत्साहित करता हूँ। इसीलिए मैं लंबी यात्राएं भी करता हूँ, जबकि मेरा शरीर या मेरी उम्र उसकी मुझको अनुमति नहीं देती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझको देख करके मेरे दूसरे साथी प्रेरित हों, उनको लगे नहीं, यदि वो इतना कर रहे हैं तो हमको उससे जोड़ा, उनके सामने एक चुनौती खड़ी करने की कोशिश करता हूँ, प्यार भरी चुनौती। ऐसी चुनौती नहीं, कोई चैलेंजिंग चुनौती नहीं, बल्कि प्यार भरी चुनौती खड़ी करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी कहाँ देख रहे हैं सर आप विपक्ष को? क्या भूमिका इस बार रहेगी, मतलब किस स्थिति में रहेगी अब 2027 चुनाव में कांग्रेस आगे, कांग्रेस को अपने को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए कि किस तरीके से वो आगे 5 साल सत्ता को चलाने का काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक वैकल्पिक एजेंडा तैयार करना चाहिए कि अगले 5 सालों में हम किस तरीके की व्यवस्था देंगे, राज्य को किस तरीके से सरकार दे पाएगी, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की चाहते सरकार का जिक्र होता है। हम केवल यही ना कहें कि धामी ने ये गलत कर दिया, फला ने ये गलत कर दिया, या इस सरकार ने ये गलत कर दिया। वो ठीक है, वो हमारा पहला कर्तव्य है टू अपोज द गवर्नमेंट, और दूसरा कर्तव्य हमारा टू डिपोज द गवर्नमेंट। लेकिन जब हम डिपोज करने की बात करते हैं, सरकार को बदलने की बात करते हैं, उनके बदलाव लाने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए कि तीसरा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है राजनीति के अंदर, वो है टू प्रपोज द गवर्नमेंट। हमको गवर्नमेंट भी बनानी है, तो वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, किन नीतियों और कार्यक्रमों में काम करेगी, वो भी हमको तय करना चाहिए, उसकी रूपरेखा भी तय करनी चाहिए। और उसमें यदि कांग्रेस के भाई बंधु चाहेंगे तो थोड़ा बहुत योगदान मैं दे सकता हूँ। हरीश रावत जी, उसी विजन की बात होती है ना, यहाँ के जो युवा भी बैठे हैं, छात्र बैठे हैं, लोग बैठे हैं, वो विजन क्या कांग्रेस दिखा नहीं पाती है, या दिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत देर हो जाती है? क्या जिस विजन की आप बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट की कमियों को आप उजागर मत कीजिए, आप कांग्रेस का विजन बताइए, तो वो विजन क्या है उत्तराखंड के लिए? कांग्रेस क्या वो विजन बताने में देरी हो जाती है, जैसा कि 2022 में हुआ, या इस बार भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े आप लोग लेट हो रहे हैं? नहीं, हमने 22 में भी देरी नहीं हुई थी, 22 में कुछ और कारक थे, लेकिन इस समय मैं समझता हूँ उन कारकों को भी हम दूर करेंगे, और साथ साथ हम किस आधार पर बदलाव लाना चाहते हैं राज्य के लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, पहाड़ के लिए, मैदान के लिए, अलग अलग अंचलों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परिवेश के लिए, पर्यावरण के लिए, अपने तीर्थ स्थानों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण है, कहाँ भाजपा ने कहाँ पर कमियाँ की हैं और उससे किस तरीके से हम बेहतर करने का काम करेंगे, उसको साफ हम लोगों के सामने रखेंगे। और कुछ सीमा तक हमने रखे हैं, पिछले दिनों मैंने एक नारा दिया आंगनबाड़ी की महिलाओं के कार्यक्रम में, मैंने उनसे कहा 9,000 में दम नहीं, 19,000 से कम नहीं,
तो वो एक प्रकार का दृष्टिकोण है कि हम किस तरीके से आंगनवाड़ी, भोजन माताएं, आशाएं, जो महिला है, अपनी महिला स्वयं सहायता समूह है, दूसरे महिलाओं हरीश रावत जी, सवाल सशक्त वही है, देने वाले आपने 9 वर्ग हैं, 19 हम उनका उपयोग करने का काम करेंगे। एक और, अब कभी लोग सामान्य रूप में लेते हैं। मैंने माल्टा पार्टी रखी, जब माल्टा पार्टी रखी, बल्कि मुझे अच्छा लगा उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी ने भी माल्टा पार्टी आयोजित की, क्योंकि माल्टा मध्य हिमालयी क्षेत्र का एक ऐसा फ्रूट है जो वहाँ की आर्थिकी में एक ज़बरदस्त परिवर्तन लाने का काम करता है। तो ये विजन है ना, ये दृष्टिकोण है ना। यदि मैं सुबह चाय के साथ अपने छत में बैठ करके गेठी खाता हूँ, तो गेठी हमारी आर्थिकी में योगदान देने का काम करती है। वो विजन है ना, वो दृष्टिकोण है ना। हाँ, हम उसको हर अपने एक्शन के जरिए भी हम भविष्य के लिए हमारा क्या विजन है, किन आधारों पर हम परिवर्तन लाएंगे, उन चीज़ों को बताने का काम करते। सर, ये 9 और 19 का आपने जिक्र किया, इस तरह के वादे जो हैं वो पहले भी किए जा चुके, लेकिन भरोसा क्यों नहीं जनता करती? छोटा सा जवाब सर। क्या आपने कहा कि 9 नहीं 19 चाहिए, लेकिन ऐसे वादों पर भरोसा क्यों नहीं होता है लोगों को? भरोसा होता है, भरोसा तब होता है जब आपने किया होता है, जब आपको अवसर मिला होता है। और हमारी सरकार जब थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इन सब वर्गों के, कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिस वर्ग के हित के लिए कोई न कोई कार्यक्रम स्टार्ट न किया हो, कोई न कोई योजना स्टार्ट न की हो। कांग्रेस के लोगों को केवल उसको टच करने की ज़रूरत है, केवल छूने की ज़रूरत है, और भरोसा अपने आप पैदा हो जाएगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। तो हमारी दर्जनों, हमने जिनको उत्तराखंडियत का नाम दिया, हमने जिनको एकीकृत करके कहा कि एक उत्तराखंडी, ये हमारी उत्तराखंडियत है। हम किस तरीके से उत्तराखंड के एक समावेशी विकास के नक्शे को हमने लोगों के सामने रखा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसमें क्या बदलाव इस समय आया है, कहाँ पर रुकावट आई है। यदि हम उन दोनों को कंपैरिजन में रखेंगे और आगे के लिए अपना दृष्टिकोण पत्र बनाएंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि नौजवान भी, महिलाएं भी, किसान भी और मजदूर भी सब हमारा साथ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस क्या वो भरोसा पैदा कर पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। राज्य के हित में हमको ये दायित्व लेना ही पड़ेगा कि हम जनता के अंदर भरोसा पैदा करें कि कांग्रेस ये बदलाव लाएगी, और हम ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, आप हमारे मंच पर आए, खुलकर आपने पुरानी बातें की, नई बातें की, कांग्रेस के विजन की बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी मीडिया, आपके इस हेडिंग के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मेरी समझ से उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामना दे दीजिएगा। हाउ ही डिफेंड हिमसेल्फ, ये भी एक अच्छी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, मंच पर रहिए। मैं अपने सहयोगी जेपी को बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ आएँ और सम्मानित करें हरीश रावत जी को। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात कही कि कैसे जोड़ के रखना है, और इस उम्र में भी वो इसलिए लगातार एक्टिव रहते हैं कि कार्यकर्ता मजबूत रहें, और वो भी लगातार धरातल पर उतरें। और वही उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की खामियां ही निकालना, बल्कि विपक्ष का काम वो भी है कि हाँ, वक्त पड़ने पर हमेशा से अपने मुद्दों को तो उठाना, लेकिन संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को में जोश भरना है, इसका जिक्र भी हरीश रावत ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।